Okay students, now this is the last topic of your chapter 1. एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल लागू। एक समान का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने दो तरह के विद्युत क्षेत्र पढ़े हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो एक समान का मतलब है समरूप विद्युत क्षेत्र। तो जब हम समरूप विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो समरूप विद्युत क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है जिसके अंदर जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं और एक ही दिशा में होती हैं। एक दूसरे से समान दूरी पर और एक ही दिशा में स्थित होती है, उसे हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसमें दिशा भी समान है और दूरी भी समान है। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर एक द्विध्रुव रखा हुआ है AB। तो ये एक द्विध्रुव हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर AB। ये AB द्विध्रुव यहाँ पर रखा हुआ है। ये आपका चार्ज है -q, ये आपका चार्ज है +q, ये इसका सेंटर है O और ये डिस्टेंस है आपकी 2a। ओके, ये AB द्विध्रुव है जो यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है। अब एक ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश रखा हुआ होता है तो उस पर विद्युत बल लगता है, और विद्युत बल का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर धनात्मक आवेश है तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गमन करेगा और ऋणात्मक आवेश है तो वो क्षेत्र के विपरीत गति करेगा। तो यानी लगने वाले बल की दिशा दोनों ही अवस्थाओं में अलग अलग होगी। तो अगर +q आवेश पर बल की तुम बात करोगे तो +q आवेश पर जो लगने वाला बल है वो होगा F = +QE, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और अगर इस बिंदु पर हम बात करते हैं तो ये होगा F = -QE, ये इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों दिशाओं में बल काम करेंगे। दोनों दिशाओं में लगने वाला बल क्या है? परिमाण में समान है। परिमाण में समान है तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा एक चीज और कि ये जो द्विध्रुव है ये इस विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर झुका हुआ है। कितने कोण पर झुका हुआ है? थीटा कोण पर। तो यहाँ पर ये हम इसको थीटा कोण पर झुका हुआ मानते हैं। ये विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण पर झुका हुआ है, ये थीटा एंगल में ये झुका हुआ है। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं इस जगह पर कि जब दोनों आवेशों पर लगने वाला बल परिमाण में समान है तो इसको यूं समझ सकते हो कि एक रस्सी है, इधर भी 50 न्यूटन है, इधर भी 50 न्यूटन है। दोनों तरफ से उसको जब खींचा जाएगा तो उसका कोई रेखीय विस्थापन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पर लगने वाला कुल बल क्या है? समान है और शून्य है। तो यहाँ भी जो नेट फोर्स है F = QE और F = -QE, ये दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण से शून्य हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं F net = QE - QE = 0, यानी कोई रेखीय विस्थापन नहीं होगा। अब जब कोई रेखीय विस्थापन नहीं होगा तो अब क्या होगा डाइपोल पर? अब डाइपोल पर एक बल युग्म काम करेगा, एक बलों का युग्म काम करेगा। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे कागज की पंखी आती है जिस पे डंडी लगी हुई होती है और बच्चे लेके उसे दौड़ते हैं। कभी आपने अगर देखा हो या खुद ने भी चलाई हो तो उसको जब हम डंडी को लेकर दौड़ते हैं तो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स किधर की ओर होता है? आगे की ओर, ठीक है। और हवा सामने से आती है, हवा का वेग सामने से होता है, फोर्स इधर, हवा का वेग इधर। अगर वो डंडी एकदम स्थिर अवस्था में है तो इसका मतलब दोनों तरफ से लगाया गया बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, इसलिए वो डंडी यूं नहीं होती, उसका कोई रेखीय विस्थापन नहीं होता। लेकिन वो दोनों बल मिलकर एक युग्म बनाते हैं जिसके कारण से वो पंखा घूमता है, जिसे हम बलाघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा कि ये दोनों बल मिलकर क्या करेंगे? इस द्विध्रुव पर एक बलाघूर्ण को कार्यरत करवाएंगे। तो उस बलाघूर्ण को मान जब हम निकालते हैं तो बलाघूर्ण क्या होता है? बल इंटू क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। तो बल तो कोई सा भी ले लो परिमाण QE इंटू, अब दो बल, एक बल यूं लग रहा है, एक बल यूं लग रहा है, इसको ऐसे समझो, एक बल यूं, एक बल यूं, तो लंबवत दूरी कौन हुई? ये, यही हुई इसकी लंबवत दूरी। तो यहां से हम इस पे एक लंब डाल देते हैं, लंब डाल दिया BC, तो ये इसकी क्या हो गई? लंबवत दूरी हो गई। तो QE इंटू BC। तो अब मुझे इस BC का मान निकालना है तो वही ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, त्रिभुज ABC में sin θ = BC/AB। AB की वैल्यू कितनी है आपकी? 2a। तो BC = हो गया तुम्हारा 2a
sin थीटा, यानी इस BC की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 2a sin थीटा। तो अब BC की वैल्यू उठाकर यहां पुट कर देते हैं, टॉ इक्वल्स टू QE इनटू 2a sin थीटा। ये टॉ किसका सिंबल है, टॉ सिंबल है बलाघूर्ण का, तो टॉ इक्वल्स टू QE इनटू 2a sin थीटा। अब वापस वही चीज Q इनटू 2a मिलके क्या बनेगा P, तो ये हो गया तुम्हारा PE sin थीटा। ठीक है, अब अगर मैं इसे सदिश रूप में लिखता हूं तो हमने दो तरह के गुणन पढ़े हैं 11th के अंदर, अदिश गुणन सदिश गुणन। अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट में आता है, सदिश गुणन क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, और सदिश गुणन में हमेशा sin थीटा आता है। तो यहाँ पर जब इस sin थीटा को हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो टॉ इक्वल्स क्या आता है तुम्हारा P क्रॉस E, यानी इस बलाघूर्ण की दिशा इस P और E के बने हुए तल के लंबवत होगी, और ये किस नियम से निकाली जाएगी, दक्षिणावर्त पेच नियम से। अब स्पेशल केसेस देखते हैं इसके, तो स्पेशल केसेस में फर्स्ट केस कहता है थीटा इक्वल्स टू 0। तो जब तुम थीटा इक्वल 0 पुट करोगे तो थीटा इक्वल 0 पुट करते ही sin थीटा क्या हो गया 0, sin थीटा 0 हो गया तो टॉ भी क्या हो गया 0। इसे कहते हैं स्थायी साम्यावस्था। ठीक है, इसी तरह से सेकंड लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 180, वापस sin थीटा इक्वल्स टू 0, तो फिर टॉ इक्वल्स टू क्या हो गया 0। थर्ड केस में हम लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, sin थीटा कितना हो गया 1, तो यहां पर टॉ क्या होगा अधिकतम मैक्सिमम, दिस इज टॉ मैक्सिमम इक्वल्स टू PE। तो ये तीन अलग अलग केसेस होते हैं जिसके अंदर हम बलाघूर्ण के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर ये 180 वाला केस है, इसके अंदर जो द्विध्रुव होता है ये अस्थायी अवस्था में होता है। अस्थायी साम्यावस्था क्यों होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा घूम के यूं चला जाएगा। ये पहले इधर अगर आता है, देखो जीरो की कंडीशन तो क्या होगी, जीरो की कंडीशन तो ये होगी कि ये द्विध्रुव है, ये इसकी दिशा में आ गया, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ गया समांतर, ये विद्युत क्षेत्र है, ये द्विध्रुव है, ये यूं आ गया समांतर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, थीटा 0 हो गया। लेकिन अब अगर 180 हो गया तो ये इसको उल्टा चले गया, उल्टा चले गया तो ये और ज्यादा अस्थायी हो गया, स्थायी नहीं हुआ अस्थायी। तो थीटा इक्वल्स 180 के केस में ये अस्थायी साम्यावस्था की कंडीशन को शो करता है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आया है कब, जब हम एक समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रख देते हैं तो उस पर ये बलाघूर्ण काम करता है। ओके, थैंक यू।